थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और सरप्राइज दिया। तमाम अटकलों और सूत्रों को एक बार फिर से खारिज करते हुए भजन लाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बना दिया। इससे पहले ठीक यही पैटर्न मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम के सरप्राइज में ही 2024 का प्राइज शामिल है। देखिए, ये 3 सरप्राइज, पहले छत्तीसगढ़ में सरप्राइज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में और फिर मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक में ये नेता चुने गए हैं। लेकिन किस तरह से जो ये सरप्राइज दिए जा रहे हैं वो 2024 के प्राइज के लिए क्या एक रास्ता तैयार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम सरप्राइज से हर कोई हैरान है। सवाल उठता है कि इस सीएम सरप्राइज से क्या बदलेगा। ऐसी क्या वजह है जो पीएम मोदी ने हर किसी को चौंकाते हुए ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जिन्हें खुद भी इसका एहसास तक नहीं था। तो इसकी सबसे बड़ी वजह 2024 का चुनाव है। भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। चौंकाना तो मोदी जी की कार्यशैली का हिस्सा है, तो कोई भी किसी भी समय किसी भी भूमिका में आ सकता है। ये मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री के सरप्राइज की सबसे बड़ी वजह 2024 का चुनाव है। इसके साथ ही बीजेपी राज्यों में नए चेहरों को आगे कर कर पीढ़ीगत बदलाव भी कर रही है। जिस बीजेपी को पहले ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता था, उसे अब अगड़ा, पिछड़ा, महिला, ओबीसी, दलित और आदिवासी यानी सबकी जगह यहां पर है। तो पीढ़ीगत बदलाव इसकी बड़ी वजह है, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी में बदलाव की कवायद चल रही है। ऐसे सरप्राइज से राज्यों में जमे दिग्गज नेताओं की गुटबाजी भी एक झटके में खत्म हो गई है। तो चेहरा बदलने से कार्यकर्ताओं के असंतोष का भाव भी मिट गया है या मिटा दिया जाता है। राज्यों में केंद्र से प्रशिक्षित नेता भेजकर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर यानी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य संस्कृति बदलना भी सरप्राइज देने का एक बड़ा मकसद है। बड़ी बात यह भी है कि इस तरह का सरप्राइज इनकम्बेंसी कटर का भी काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में कैसे सरप्राइज दिया, आपको आइए दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चर्चा ओपी चौधरी और रमन सिंह समेत कुछ अन्य नेताओं की थी, लेकिन सीएम बने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर चर्चा में थे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन सीएम बने मोहन यादव। राजस्थान में चर्चा हो रही थी वसुंधरा राजे की, दिया कुमारी समेत कुछ अन्य नाम भी इस सूची में सामने थे, लेकिन सीएम बने भजन लाल शर्मा और सबको सरप्राइज कर दिया गया। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शिवम त्यागी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन शिवम, ये जो सरप्राइज दरअसल दिया जा रहा है, ये 2024 की तैयारी तो है, लेकिन साथ साथ पार्टी में बहुत से फैक्टर्स हैं जिन्हें निगेट करने की कोशिश है, यानी इनकम्बेंसी कटर के तौर पर भी काम करेगा। जो कार्यकर्ताओं में एक असंतोष हो जाता है बहुत समय तक, अगर एक ही चेहरा सामने रहता है तो उसको भी निगेट कर देगा। यानी 2024 की तैयारी है दरअसल। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अगर है और उसको लगता है कि उसमें देश में जो है सेवा देनी है, सेवा करनी है और लंबे समय तक अगर सरकार में रहना है, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी वाला विषय है, उस पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 15 साल बाद भी, 18 साल बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आई, वैसा कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर नजर नहीं आया। ज़रूर ऐसा कहा जा सकता है राजस्थान में कि जो रिवाज था वो रहा, लेकिन बावजूद उसके मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं नए नेतृत्व को मौका मिलना भी बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से पार्टी बड़ी है, परिवार बड़ा है, और अगर परिवार बड़ा है तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं सबको साथ लेकर चलना बेहद ही अनिवार्य है। क्यों
कुछ ही लोग जो है पूरी पार्टी को चलाए, क्यों ही कुछ ही लोग पूरी यूनिट को चलाए, क्यों एक ही परिवार जो है जात के नाम पर पहले राजनीति करना शुरू करे, फिर अपने आप को समाजवादी बताए और उसके बाद जब सत्ता आ जाए तो चाहे 35 साल हो जाए चाहे 40 साल हो जाए, बावजूद उसके एक ही परिवार आप ये मानते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए और क्यों किसी एक की बपौती बन जाए? आपकी पार्टी में ये हो रहा है, आपके मुताबिक सबको मौका मिल रहा है, इस वजह से नए चेहरों को सामने ला रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, क्या यही बड़ी चुनौती है कि देखिए किस तरह से अब बीजेपी को पहले जिस तरह की पार्टी या छवि जिस तरह की उसकी थी या उसको जो कहा जाता था, अब तो पार्टी में हर किसी की जगह है। अब तो वो ओबीसी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अब तो वो यादव को मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। तो तमाम ये जो मुद्दे हैं, ये बीजेपी दरअसल 2024 की तैयारी में ही आगे बढ़ रही है। इसका काउंटर क्या है? सुमेरा जी, आज खुशी का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, उनको बधाई दें हम लोग। देखिए, कंट्राडिक्शन नहीं बयानों में होना चाहिए। जो बात आज भजनलाल शर्मा जी, शिवराज जी या वसुंधरा जी या बाकी सब लोगों के लिए कही जा रही है, वही बात नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कही जा सकती है, लेकिन वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, किसे नहीं बनाती है, ये उनका निजी विषय है। हम तो चाहते हैं कि वहाँ गवर्नेंस अच्छी हो, वहाँ पर जिन कामों को लेकर के, जिन घोषणा पत्र को लेकर के ये लोग गए हैं, वो एक्चुअल में हो, मुद्दों को विभ्रम न करें। हमारा स्पष्ट मत है 2024 और इन चुनावों में अलग अलग विषय है। राज्य के चुनाव अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव अलग होते हैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 2024 में भी हम नया चेहरा देंगे, इसी तरीके से पुराना चेहरा नहीं देंगे जिसको 10 साल हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर फिर इन दोनों में समानता देखी जा सकती है। लेकिन इस वक्त इस तरीके की समानता मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि राज्य के चुनाव अलग है और केंद्र के चुनाव अलग। ठीक है, आपके मुताबिक अलग अलग है। आइसोलेशन में राजनीति हो रही है, यानी प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं या जो अब चेहरा चुना गया उसका कोई असर आपको नहीं लगता कि 2024 के चुनाव पर होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, आइए उनसे जान लेते हैं। प्रोफेसर यतीन्द्र सिंह सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो निदेशक हैं मध्य प्रदेश ISSR के। यतीन्द्र जी, आप प्रकाश डालिए इस पर। ये जो चेहरे चुने जा रहे हैं, जो सरप्राइज फैक्टर है, ये कितना प्रभाव डाल सकता है 2024 में वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या एक संदेश देने के लिए, या अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है और वही उनका लक्ष्य भी है? देखिए, 3 राज्यों में 3 अलग अलग पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए हैं और निश्चित रूप से जब आप इन चुनाव परिणामों की समीक्षा करते हैं तो छत्तीसगढ़ जैसा आदिवासी बहुल अगर राज्य है और वहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। और मध्य प्रदेश में तो ओबीसी पिछले 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी थे और ये चौथे मुख्यमंत्री भी ओबीसी होंगे। तो ओबीसी वोट बैंक मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में है, 40% के लगभग है, और अगर उसका कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये अपने आप में, और फिर इन दोनों के साथ में उन्होंने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो पूरा मॉडल है, जिसमें दूसरी वर्गों को या जातियों को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया, तो ये कहीं ना कहीं से ये उस प्रदेश की राजनीति के जो प्रमुख घटक हैं उनको इसमें सम्मिलित करने का एक बड़ा प्रयास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइज एलिमेंट है कि उन नामों को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है जिनकी कोई ऐसी चर्चा नहीं थी पहले से। जी, यानी ऐसे भी इसको समझा जा सकता है कि एक सुपर स्टोर है, जातियों का सुपर स्टोर है, क्योंकि आजकल हर किसी को लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनका नेता होना चाहिए, लोग उनके साथ जुड़ते हैं। शिवम, क्या इस वजह से हम देख रहे हैं कि सब जातियों को साधने की कोशिश, स्पीकर एक जाति से हैं तो CM दूसरी जाति से हैं तो डेप्यूटी CM अलग अलग जातियों से हैं, यानी सबका समावेश करने की कोशिश है, सबको संदेश देने की कोशिश है ताकि कुनबा बना भी रहे और बढ़ता भी रहे? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं उसको ये देखना बेहद आवश्यक है कि हर किसी को मौका मिले। लेकिन अगर जाति के नाम पर भी हम बात करें तो 89 के बाद मुझे कोई एक आदमी ऐसा बता दे, अगर खास तौर पर जाति पर ही जाते हैं तो यादव परिवार में से कोई अलग बना हो। अगर मैं बात करूं 89 में मुलायम सिंह जी बने, फिर उसके बाद अखिलेश जी बने और फिर उन्हीं का परिवार आगे बढ़ता रहा, चाहे वो राम गोपाल यादव रहे, चाहे वो शिवपाल यादव रहे, छोड़ दीजिए उसको। अगर मैं बात करूं इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बिहार में जो मुख्यमंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव रहे, उसके बाद राबड़ी देवी रही, मीसा जी रही, तेजस्वी जी
रहे, तेज प्रताप जी रहे, कमाल है, ऐसा कैसे चलेगा? फिर उसके अलावा और भी जातियों की हम बात कर लें, चाहे वो लालू जी, मुलायम जी, मायावती जी, विजयन जी, स्टालिन जी, बनर्जी जी और रेड्डी जी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जाति में भी जाति के नाम पर पार्टियां बनी जरूर, लेकिन वहां पर भी उनको उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन यानी के परिवार से बाहर यहां मिल रहा है ना, किसी को मौका नहीं दिया गया। नहीं मिला ना, आपके मुताबिक नहीं मिला। एक ही परिवार के लोग चलते रहे, सबको पता है। आप जो बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक कि एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते रहे, उस जाति को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, लेकिन यहां मिल रहा है। यही तो हम भी कह रहे हैं। मैं यहां पर कहता हूं मिल रहा है, बीजेपी दे रही है रिप्रेजेंटेशन, जाति के या ये संदेश दे रही है कि आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सबको मिलेगा? पर नहीं, कर्मठ कार्यकर्ता कोई भी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यहां अगर आप आते हैं, मेहनत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, तो सिर्फ एक परिवार, एक नेक्सस, एक कोकस को ही मौका नहीं मिलेगा। आप यहां पर आते हैं, मेहनत से काम करते हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जाते हैं, तो चाहे आप पहली बार के विधायक हो, चाहे आप तीसरी बार के विधायक हो, चाहे 10 से 15 नाम कहीं पर भी चल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में आपको मौका मिलेगा। यह जनता को तय करना है। और मैं तो कहता हूं, जो जाति के आधार पर पार्टियां बनाकर बैठे हैं, उनको भी सोचने की आवश्यकता है, उनके कार्यकर्ताओं को भी सोचने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर आगे जाना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक ही परिवार को सर्व करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, मुद्दों का भी, जातियों का भी, जो मताधिकार लोग अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने अपने नेता को चुनना चाहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी एक पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर सब बीजेपी के ही पास है, तो कोई और कहीं क्यों जाएगा? देखिए सुमेरा जी, फिर से मैं बताऊं, मैं आपके सवाल से असहमत हूं। 3-4 चीजें। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सुविधा हो रही है क्षेत्रीय दलों को सामने करके अपनी बात को सही साबित करने के लिए, जबकि इन तीनों राज्यों में इनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से हुआ। आज ही इस चीज को देखें ना कि आप जाति की बात कर रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। 1989 के बाद या 1984 के बाद किस गांधी परिवार का शख्स प्रधानमंत्री हुआ? आप मुझे कोई बता दे, अगर आप प्रधानमंत्री पद की बात करते हैं तो। दूसरी बात आप बता दीजिए, प्रदेशों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वहां कौन सा परिवारवाद हुआ? तो ये सारी बातें, हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि हिमाचल में इन्होंने परिवारवाद किया प्रेम सिंह धूमल के बाद अनुराग ठाकुर के साथ, इन्होंने परिवारवाद किया राजनाथ सिंह जी के यहाँ। अगर राज्यों की आप बात करेंगे तो ये वो सारे काम करते हैं और अपने सारे कामों को कहीं ना कहीं, अपने परिवारवाद को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी सारी चीजों को आपके यहाँ अच्छी सी पैकिंग करके बेचते हैं, और आप सब लोग मजबूर हो जाते हैं उस बात को सहयोग करने के लिए। मेरा यहाँ पर बड़ा स्पष्ट मत है कि इन तीनों राज्यों में कौन सा परिवारवादी चेहरा था कांग्रेस का, कोई बताएगा हमें? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। हाँ, अब जब आप बात करेंगे, बिहार की बात ले आए, उत्तर प्रदेश की बात ले आए, चुनाव राजस्थान में है, चुनाव मध्य प्रदेश में है, चुनाव छत्तीसगढ़ में है, तो जब आप बात करेंगे, जैसे अभी हमारे जो साथी थे मध्य प्रदेश से, आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा पहली बार भाजपा का नाम मुख्यमंत्री आदिवासी लेके आई। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, अजीत जोगी साहब मुख्यमंत्री बने थे सर, वो आदिवासी मुख्यमंत्री थे। लेकिन सुविधा के अनुसार राजनीति मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं फिर से आपसे एक बात कहता हूं कि 2024 में सवाल भी उठते रहे, उनके आदिवासी होने पर सवाल भी उठते रहे।